मेरे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ये आप लोग मुझे बोलने वाले हो एग्जाम के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सारी टेंशन खत्म कर दूंगा। आज हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी बोर्ड पेपर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये है हमारे प्रश्न पत्र का प्रारूप। इसमें कितने अतिलघुरात्मक आएंगे, कितने लघुरात्मक आएंगे और कितने निबंधात्मक आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर 2025। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे। तो ये दोनों किस विशेष लेखन से संबंधित थे? ये दोनों खेल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये हॉकी और क्रिकेट में क्या करते थे? कमेंट्री करते थे। दूसरा है जनसंचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। तो आप लोगों को पता ही है कि रेडियो से हम सुन सकते हैं, हम समाचार सुनते हैं, न कि देखते हैं। रेडियो से देखते थोड़ी ना है। तो ये किस प्रकार का? सर्वे माध्यम है। रेडियो से सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए सर्वे माध्यम होगा। अगला है मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि है। अब देखो, ये लिपि वाली क्वेश्चन अगर आपको परेशान करते हैं तो इसकी मैं अलग से क्लास बना सकता हूँ। मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी भाषा है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में क्या क्या आता है? देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, पाली, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, हरियाणवी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आप लोगों को याद हुआ? नहीं हुआ तो मैं इसके अलग से नोट्स दे दूंगा, इसके लिपि के अलग से बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला है पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली सम्मिलित होती है, इसको बता देता हूँ। इसमें होती है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो इसमें से आपका कौन सा दे रखा है? इसमें आपका दे रखा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा इज द करेक्ट आंसर। अगला है कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह के पाठ्य पुस्तक में संग्रहित की गई है। तो इसका आंसर होगा इन दिनों। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? बादल राग क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का। फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है? तो ये हमें सूरदास जी के वात्सल्य की याद दिलाती है। किसकी? सूरदास जी की। अगला है भक्ति पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विधा है? यह है सहस्रण। ये छोड़ो यार, 3 नंबर इसका उत्तर होगा। स्मरणात्मक रेखा चित्र। ओके। अगला है शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई? तो शेर के बच्चे की उपाधि चांद सिंह को दी गई। क्यों? क्योंकि चांद सिंह क्या थे? एक पहलवान थे। उन्हें यह उपाधि पंजाब के श्यामनगर मेले में कुश्ती जीतने के बाद मिली थी। अगला है शिरीष के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? यह कलपत्ता काव्य संग्रह से लिया गया है। ओके। अगला है बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। अगला है आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? आनंद यादव जूझ कहानी के नायक हैं। किस कहानी के? जूझ कहानी के। उन्होंने विद्यालय जाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो इसका आंसर आप लोग ही बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत सरल है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो इस चैप्टर को मत छोड़िएगा। अगला है यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? यशोधर बाबू अपना गुरु किसंदा को मानते थे। किसको? किसंदा को। जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था? तो जूझ पाठ के लेखक को दत्ताजी देसाई। किसका योगदान था? दत्ताजी राव देसाई का योगदान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी। तो ये एक व्यापारिक सभ्यता थी। ओके। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं। यह कथन किसका था? यह कथन हमारे था यशोधर बाबू का। ये अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ सही गलत हुआ तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आगे आएगा गद्यांश का। इसका गद्यांश का देखो, ये गद्यांश होते हैं ना, ये गद्यांश का थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो इसका आंसर करना बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। ये गद्यांश थोड़ा पढ़ लोगे तो इसके आंसर आराम से हो सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती। अगला है पद्यांश का। पद्यांश गद्यांश की तरह ही है, ये भी गद्यांश की तरह थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आसानी से हो सकता है। गद्यांश और पद्यांश के फ्री के नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ये फ्री के नंबर होते हैं, इनको मत छोड़ना। आगे आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन। ये है क्या? चैप्टर के क्वेश्चन। देखो, सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है कि अगर हम डिट्टो बुक से जैसे आंसर लिखेंगे तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, और अगर आप साफ सुथरे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। तो इन चैप्टर वाले क्वेश्चन में तो आपको एक बार आपको चैप्टर सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। मान लो थोड़ा सा पढ़ लो भाई, थोड़ा पढ़ लो चैप्टर, मतलब आपको थोड़ी समरी याद है, उसको साफ सुथरे तरीके से बिना काट पीट के बिना अशुद्धि के लिख दोगे ना तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ओके। बढ़ते हैं आगे। आगे है सह प्रसंग व्याख्या। तो सह प्रसंग व्याख्या का भी एक फॉर्मेट होता है।
साइबर संगवारी का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे डिपेंड करते हैं नंबर। आपने 1 साल हो गए ये फॉर्मेट तो सीख लिया होगा, नहीं सीखा तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सिखा दूंगा। फिर गद्यांश की साइबर संख्या और पद्यांश की, ये तो आते ही आते 6 नंबर के आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 17, ये इसका भी फॉर्मेट होता है, ये 4 नंबर का आता है, ये भी आपको आता ही होगा। फॉर्मेट आ गया भाई, फॉर्मेट के हिसाब से नंबर होते हैं, इसमें कोई 0 नंबर तो किसी का आएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट लिखेंगे, एक कटता है तो भी एक आधा नंबर कटता है, और सबके इसमें नंबर आते हैं। लास्ट है निबंध का। निबंध में आप लोगों को दिक्कत होती है या नहीं होती, या निबंध अच्छी तरीके से लिख देते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर निबंध में दिक्कत होती है या किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका जरूर मदद करूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा, मदद जरूर करूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो भाई सब्सक्राइब तो करके ही जाना। देखो।